हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो 11th कॉमर्स के लिए हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। प्रैक्टिकल टॉपिक है आपका जर्नल। इससे पहले मैंने एक 11th कॉमर्स के लिए एक वीडियो डाली हुई है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आई होप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और आप सभी को समझ आई होगी। और अगर वो वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो इस टॉपिक से पहले वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ताकि उसमें कुछ जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसी के बाद इस टॉपिक को करने में आसानी होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहले मैं जर्नल के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर कराना चाहूँगा, उसके बाद हम जर्नल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है हमारे पास मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इन दोनों अकाउंट्स को हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से हम इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो फाइनली मैं आपको थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट वाले को, पर्सनल अकाउंट। देखिए, ये पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन। ये हमारा अकाउंट किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे वो पर्सन नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हो, या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, या फिर वो कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो सकता है। किसी भी एक कम्युनिटी, मतलब कोई एक ग्रुप है पर्सन्स का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि हम सब, राम, मोहन, श्याम, ईटीसी, जो भी है आपका। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से पर्सन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स वो पर्सन होते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि किसी कंपनी का कोई नाम हो। तो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को राइट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बिजनेस ट्रांजेक्शन करने का और असेट्स होल्ड करने का, तो इसी तरीके से कंपनी को भी ये राइट्स, अधिकार होते हैं कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या फिर कंपनी किसी पर केस कर सकती है, या कंपनी पर कोई केस कर सकता है, ऐसी फर्म के साथ। तो जो उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन्स, क्योंकि वो क्रिएटेड बाय लॉ। वो किसी, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ होगा। तो कहने का मतलब, जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट्स हों, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट हो, या कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो। आर्टिफिशियल पर्सन का हमारा टाटा है, रिलायंस है, और भी कोई कंपनी का नाम ले सकते हो आप, एनी भी जो आपको बेटर लगे, सुजुकी, मारुति सुजुकी और होंडा, ईटीसी, जो भी आपकी कंपनीज हैं। उसके बाद मैं अगर एक आपसे बात करूँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के और भी पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट। सैलरी हमारा नॉर्मल खर्चा है, जो कि नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। जब मैं इसको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो सैलरी हमने 11 मंथ की पे कर दी, 1 मंथ की सैलरी अभी तक हमने पे नहीं करी, तो वो हमारी कौन सी सैलरी होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। ये बात मैंने लास्ट वाले पॉइंट में भी, जो लास्ट वाली वीडियो करी थी उसमें भी ये समझाया मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है बट हमने पे नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक ऐसा खर्चा जो खर्चा तो हो चुका है लेकिन हमने अभी पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग खर्चा होगा वो। तो ऐसे खर्चे को रिप्रेजेंट जो भी ग्रुप, भाई सैलरी हम इतने बड़े ग्रुप को देंगे, जो भी हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनको हम सैलरी देंगे। स्टाफ मेंबर्स को हम सैलरी देते हैं, और जो वर्कर्स एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम वेजेस देते हैं। तो उनका जो एक ग्रुप होगा जो सैलरी आउटस्टैंडिंग किसी एक रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। वैसे इतना डिटेल में ना जाके आप सिंपल समझिए, किसी भी पर्सन के नाम से अगर कोई अकाउंट ओपन किया जाएगा तो उसको आप बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब आप सोचिए इसका रूल क्या है। सिंपली कोई भी एक पर्सन किसी ट्रांजेक्शन में क्या कर सकता है, सिंपल से आप सोच के देखिए कि कोई भी एक पर्सन एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या कर सकता है, या तो वो कुछ रिसीव करेगा या फिर वो गिव करेगा। तो ये कैसे सोच सकते हैं? अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसे आप क्या करोगे? डेबिट। और अगर वो पर्सन गिव कर रहा है तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट। तो इसका रूल बना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो पर्सन गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके साथ देखिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है हमारा? ये रिलेटेड टू एनी असेट्स।
अब असेट्स क्या होता है, मैंने लास्ट टॉपिक में असेट्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो असेट्स वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। असेट्स हमारा, देखो ये तो एग्जांपल है असेट्स के, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह। मैंने पूछा असेट्स क्या होता है। असेट्स जो आपने ओन किया हुआ है, जिसको आप वैल्यू कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, पैसे में मेजर कर सकते हो, अमाउंट्स में, और जो आपकी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, उसे हम असेट्स बोलते हैं। तो एक नॉर्मल सी बातें हुई है तो हमारी। अब मैं आपको क्लियरली बोलूँ, आप असेट्स की जो भी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ोगे उस सब में आप 3 फीचर्स पर फोकस करोगे। असेट्स की कितनी फीचर्स पर? 3 फीचर्स पर। तो मेनली 3 कंडीशंस अगर फॉलो कर रहा है कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो वो आपकी क्या होगा? असेट्स होगा। कौन कौन सी 3 कंडीशन है वो हमारी? कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और पास्ट एफर्ट्स। अगर आपका उस वस्तु पर कंट्रोल है तो वो आपके असेट्स की पहली कंडीशन को पूरा करता है। दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आपको उस असेट से कुछ फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है तो आपकी वो दूसरी कंडीशन को पूरा करता है। थर्ड, पास्ट एफर्ट्स, अगर आपने उस असेट को जब भी लिया होगा तो आपने उसके बदले कोई पेमेंट वगैरह करी होगी या कुछ भी पास्ट में एफर्ट्स किया होगा। तो जहाँ पर ये तीनों कंडीशन पूरा हो जाएंगी वहाँ पर वो वस्तु आपके के लिए क्या होगी? असेट्स होगी। तो मेनली 3 कंडीशंस कौन कौन सी बताई मैंने? कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और पास्ट एफर्ट्स। तो तीनों कंडीशंस जहाँ पर पूरी, वो आपके लिए असेट्स। अब जितनी भी असेट्स हैं उनका अकाउंट हम रियल अकाउंट के हेड के अंदर ओपन करते हैं। अब देखिए इसका रूल क्या होगा। जैसे कोई पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन में या तो गिव करेगा या रिसीव करेगा, ऐसे ही कोई असेट्स किसी बिजनेस में या तो आएगी या फिर जाएगी, कम्स इन या फिर गोज आउट। अगर वो असेट्स हमारे बिजनेस में आ रही है, हमारे पास आई है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट? कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। अगर वो चीज हमारे पास से गई तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सिंपल, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको हम नाममात्र का खाता भी कहते हैं। ऐसा नाम इसका क्यों है? क्योंकि ये अकाउंट कुछ टाइम के लिए ओपन किया जाता है, अप टू प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे तो उसके बाद इन अमाउंट्स को आप ट्रांसफर कर दोगे, इन अकाउंट्स की वैल्यूज को, और उसके बाद ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। तो ये अकाउंट्स कुछ टाइम के लिए ओपन किए जाते हैं। कुछ टाइम मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के लिए ओपन किए जाते हैं। फिर से आप जब आप नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हो तो फिर से अकाउंट ओपन करते हो, और जैसे ही उस ईयर का एंड होता है आप फिर से उसको क्लोज कर देते हो। क्लोज कैसे करना होता है कि हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में, और पीएनएल अकाउंट से नेट बैलेंस, प्रॉफिट का लॉस हमारा ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, कैपिटल में। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी एक्सपेंस और इनकम, जो भी हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस है, या फिर जो भी हमारे इनकम्स और गेन्स है, उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे हमारे, कहाँ पर ओपन किए जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। तो इसका एग्जांपल, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ईटीसी। वेजेस, सैलरी नॉर्मली आप समझते हो, वेजेस जो हमारे वर्कर्स को पे किया जाता है, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम वेजेस पे करते हैं। सैलरी जो थोड़ा सीनियर स्टाफ है, जो उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है वर्कर्स को, उनको हम सैलरी पे करते हैं। डिस्काउंट हमारा 2 टाइप्स का होता है, हालांकि डिस्काउंट का पॉइंट मैं आगे से अलग से डिस्कस करूंगा। तो वैसे भी डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। अगर हमने डिस्काउंट अलाउड किया, हमने किसी को डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए खर्चा, और अगर हमको डिस्काउंट मिला है तो हमारे लिए इनकम। तो ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो खर्चा, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो इनकम। इंटरेस्ट भी दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हमने इंटरेस्ट को पे किया या पे करना है तो हमारे लिए खर्चा, एक्सपेंस, और अगर हमको इंटरेस्ट मिला, रिसीव हुआ, तो हमारे लिए इनकम। कमीशन, ऐसी कमीशन भी 2 टाइप्स, मतलब दोनों ही हो सकता है हमारा, इनकम भी और एक्सपेंस भी। कमीशन हमने पे किया, खर्चा, एक्सपेंस, और रिसीव किया तो इनकम। अब इसका रूल क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम सभी खर्चों को और लॉसेस को डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों? हम अपने खर्चों को डेबिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम असेट्स को डेबिट कर रहे हैं, जो चीज़ हमारी है उसको डेबिट करते हैं, लेकिन हम खर्चों को डेबिट कर रहे हैं। आपके माइंड में एक पॉइंट आ सकता है, वैसे मैं आपको सिंपली बता दूं। सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक पॉइंट रखना है कि बिजनेस, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, ना कि ऑनर के लिए। मतलब कि ऑनर अलग और बिजनेस अलग है। आप जो सोचोगे, अपने आप को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि आप बिजनेस हो, आप क्या करोगे। आप कोई भी जो भी इनकम अर्न कर रहे हो,
जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस किसके लिए प्रॉफिट अर्न करता है? ऑनर के लिए। तो वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। और जो चीज़ एक्सपेंसेस लॉसेस, ये बिजनेस के खर्चे हैं। और वैसे भी अगर आपसे मैं सिंपली एक बात कहूँ, मान लो अगर कोई भी चीज़ हमारा, कोई भी अकाउंट जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बिजनेस बंद होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, तो उन खर्चों को हम कहाँ से रिकवर करेंगे? ऑनर से। तो वो चीज़ बिजनेस को अल्टीमेटली मिलने वाली है। हाँ, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डिफरेंट वे में सोचोगे। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या माइंड में रखना है कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये बिजनेस का एक्सपेंस लॉस नहीं है, ये ऑनर के लिए, जो भी कर रहे हैं ऑनर के लिए कर रहे हैं। तो हम एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। हालांकि जब हम पीएनएल अकाउंट का भी थोड़ा कुछ पार्ट समझ लेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब देखिए, तीनों अकाउंट्स मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सन, जो भी पर्सनल है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या आपका नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हो। रूल, पर्सन रिसीवर होगा या गिवर होगा? रिसीवर है तो डेबिट, गिवर तो क्रेडिट करो आप। रियल, रिलेटेड टू एनी असेट्स, असेट्स आपके ही कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एनीवे जो भी असेट्स है, अभी डाटास वगैरह सब आपकी असेट्स है। तो देखिए इसका रूल क्या है कि जो असेट्स आपके पास आ रही है, आपके पास आई असेट्स तो आप उसे डेबिट करेंगे, आपके पास से गई असेट्स गोज आउट हुआ तो क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही नॉमिनल, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट करेंगे और सभी इनकम्स और गेन्स को आप क्रेडिट करेंगे। तो अब देखिए, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, असेट्स आपको क्लियर है, तीनों अकाउंट्स आपके क्लियर है। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंपली सबसे पहले मैं देखिए एक सिंपल एक दो ट्रांजैक्शन आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने कोई मशीनरी परचेज करी या फिर मैंने सिंपली एक बात, मैं सिंपली सबसे पहले ट्रांजैक्शन कि अमाउंट पेड टू कैश पेड, कैश पहले रिसीव का करो, कैश रिसीव फ्रॉम राम रुपीज 10,000। मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन हमारी, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी बिजनेस का लेन देन, कुछ भी मॉनेटरी, कोई भी देखो हम इसमें अकाउंट्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? जो हमारी मनी में मेजर की जा सकती हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। तो कैश रिसीव फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किया 10,000 रुपये का। तो अब ये 10,000 रुपये हमारे पास कैश आया और राम, देखो अब इसमें दो पॉइंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश और एक राम। राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। अब आप ही सोचिए, राम, राम क्या है इसमें? कैश रिसीव फ्रॉम राम, हमने कैश रिसीव किया है राम से, तो राम क्या हुआ इसमें? गिवर, देने वाला, कि राम हमें पैसे दे रहा है। तो आप गिवर को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। तो एंट्री में आएगा राम तो होगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? भाई कैश, कैश का मतलब असेट्स, और ये असेट्स कैश आपके पास आया मतलब असेट्स आपको मिली, और अगर असेट्स आपको मिलती है तो आप उसे क्या करते हैं? डेबिट। देख लीजिए, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रुपीज। देखिए आप यहां पर डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली, कि अगर एक अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है तो सेम उसी अमाउंट से कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। इसको आप बोलते हो डबल एंट्री सिस्टम। देखिए आपके पास अगर कैश आया तो राम इतना ही क्रेडिट हो गया। तो अब देखिए, अगर मैं एक दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करूं, सेकंड, अभी तो आपने कैश रिसीव किया राम से, अगर मैं कहूं कि कैश पेड टू अजय, पेड टू अजय रुपीज 10,000, आपने कैश पे किया है अजय को 10,000 रुपये। तो अब आप क्या एंट्री करोगे? अब आप एंट्री करोगे, आपके पास से कैश गया,
तो असेट्स गई, आप क्या करोगे असेट्स को क्रेडिट, जाने वाले असेट्स को क्रेडिट। और अजय को क्या हुआ इसमें, अजय क्या है रिसीवर, भाई पर्सनल अकाउंट है, अजय को मिला, तो अजय को रिसीवर को आप क्या करते हो डेबिट, तो इसकी जनरल थी अजय डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। हाँ जी, इस एंट्री को करने का एक तरीका है, डेबिट को, जो भी डेबिट आइटम है आप उसको डेबिट से डीआर से प्रेजेंट करोगे, और क्रेडिट को थोड़ा डेबिट उस आइटम के थोड़ा सा स्पेस देके स्टार्ट करोगे। इसका मतलब अगर एंट्री इस तरीके से लिखी है तो ये डेबिट लिख के प्रेजेंट करते हो, और क्रेडिट ऑटोमेटिक रहता है, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखिए, क्योंकि इसमें पर्सनल और रियल दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब मैं एक इस तरीके का दे रहा हूँ कि आपने फर्नीचर परचेज किया, 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज ऑफ ₹5,000, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹5,000, आपने 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है, तो आप क्या एंट्री करोगे, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश गया, दोनों ही किससे रिलेटेड है रियल अकाउंट से। तो जो चीज़ आ रही है उसको आप डेबिट करते हो, जो चीज़ जा रही है उसको आप क्रेडिट करते हो। तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री क्या होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कि आपने कैश पे कर दिया 5,000 रुपये का। क्लियर है, जो चीज आई, जो असेट्स आई उसको आपने डेबिट कर दिया, और जो असेट्स आपके पास से गई उसको आपने क्रेडिट कर दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉमिनल से रिलेटेड। आपने सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, वेजेस पे किया आपने 1,000 रुपीज का वेजेस पे किया, ₹1,000 पेड, वेजेस पे 1,000, आपने वेजेस पे कर दिया 1,000 रुपये का, तो क्या एंट्री होगी, वेजेस आपका खर्चा है, खर्चे को आप डेबिट करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वेजेस आपका खर्चा है क्योंकि आपको पे करना पड़ रहा है, तो वेजेस को आप क्या करेंगे डेबिट। और कैश आपके पास से क्या हुआ इसमें, आपने जब वेजेस पे किया तो कैश दिया होगा, तो गोज आउट, जो भी असेट्स गोज आउट है उसको आप क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, वेजेस खर्चा इसलिए डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से कैश, कैश अकाउंट 1,000 रुपीज का। अच्छा एक ट्रांजेक्शन और देखिए, मैंने कहा कमीशन रिसीव्ड ₹500, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपने 500 रुपये का कमीशन रिसीव किया, तो कमीशन रिसीव किया इस ट्रांजेक्शन में देखिए, कमीशन रिसीव, पैसा आया आपके पास, तो कैश आया, कैश को आप क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, और कमीशन आपके लिए क्या हुआ रिसीव हुआ, तो इनकम, इनकम को आप क्या करते हो क्रेडिट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, और अगर मैंने कहा कमीशन पेड, आपने 1,000 कमीशन पेड ऑफ ₹1,000, आपने अगर 1,000 का कमीशन पे किया, मान लो ये 5th ट्रांजेक्शन है आपकी और ये 6th ट्रांजेक्शन है आपकी, तो देखिए कमीशन पे ऑफ ₹1,000, अगर आपने 1,000 रुपये का कमीशन पे किया तो आप क्या एंट्री करेंगे कमीशन पे, तो कैश गया, और कमीशन पेड किया तो खर्चा हुआ, खर्चे को आप डेबिट करेंगे, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चे को आप डेबिट करेंगे टू कैश, 1,000 रुपये से आपने डेबिट वाला कर दिया और क्रेडिट वाला कर दिया। तो अभी आपका मैंने एग्जाम्पल दिया है, समझ आया होगा, क्योंकि अब इसके बाद हम
थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट करा दूं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किसी पर्सन का अकाउंट, पर्सन रिसीवर है तो डेबिट और गिवर है तो क्रेडिट। रियल असेट्स का अकाउंट, कोई भी असेट्स आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। नॉमिनल एक्सपेंसेस, इनकम्स का अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेस है तो उनको आप डेबिट करेंगे और इनकम से गेन्स है तो उनको आप क्रेडिट करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। तो उससे पहले कुछ थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो उनको समझ लीजिए। हालांकि मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मोस्टली उन पॉइंट्स को कवर कर रखा है जो इस जर्नल में यूज होने वाले हैं, फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले गुड्स क्या है? गुड्स सामान। गुड्स हम उस वर्ड के लिए यूज करते हैं जो जिसमें बिजनेस डील करता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे कि अगर कोई एक कपड़ा मतलब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्री है, तो उसके लिए क्लॉथ क्या है? गुड्स। ऐसे कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स। असेट्स नहीं है, क्योंकि वो उस थिंग्स में, उस वस्तु में, उस कम्युनिटी में बिजनेस कर रहा है, डील कर रहा है। तो जिस वस्तु में वो काम करता है बिजनेस, जिस कम्युनिटी में, जिस सामान में वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स को खरीदना परचेज वर्ड होता है हमारा, और गुड्स को बेचना सेल वर्ड्स होता है हमारा। ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं आपसे कि फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है, लेकिन मैंने कहा कि जो भी बिजनेस यूनिट है वो फर्नीचर में ही डीलिंग करती है, तो उसने फर्नीचर परचेज किया, तो उस केस में वो फर्नीचर नहीं होगा, असेट्स नहीं होगा, गुड्स होगा। और गुड्स को खरीदना क्या होता है? मेरा परचेज। और गुड्स को बेचना क्या होता है? सेल। तो देखिए सबसे पहले तो परचेज। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि गुड्स, एक एग्जांपल लेता हूं, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, ऑफ ₹10,000। मैंने 10,000 रुपए का गुड्स, पहले मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ परचेज और सेल की। पहला पॉइंट है मेरा परचेज सेल, इसकी एंट्री समझते हैं पहले। तो अगर हमने कोई गुड्स खरीदा, कोई सामान खरीदा, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। सिंपली अगर मैंने इस गुड्स खरीदी है तो मैं क्या एंट्री करूँगा? वैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूँ जर्नल का फॉर्मेट, तो यहाँ पर बना लेता हूँ, उधर मैं क्वेश्चन लिख लूँगा, इधर मैं आंसर कर दूंगा। जर्नल, देखिए ये पहला वाला कॉलम होगा मेरा, मैं इस इतना पोर्शन यूज कर लूँगा क्वेश्चन के लिए, ये आंसर के लिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये आपका डेबिट वाला अमाउंट, और ये वाला कॉलम आपका क्रेडिट का अमाउंट का। तो देखिए ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट है। डेट में मैं जिस डेट में मैंने ट्रांजैक्शन करी, मान लो ये डेट मेरी 1 अप्रैल 2000 जो भी आपकी, उस डेट में तो मैं डेट लिखूंगा, उसके सामने पर्टिकुलर्स जर्नल एंट्री लिखूंगा। लेजर फॉलियो जो मेरा लेजर संख्या होगी, लेजर का नंबरिंग होगा, वो वाला नंबर लिखूंगा। हालांकि हम ब्लैंक रखते हैं क्योंकि हमारे पास लेजर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, मैंने गुड्स सामान खरीदा है 10,000 रुपये का, तो मेरे पास सामान आया, गुड्स आया, स्टॉक आया, असेट्स आई, तो असेट्स को मैं डेबिट करूंगा। अगर मैं परचेज को, देखो परचेज को सेल को लेके हमारे पास कंफ्यूजन रहता है कि हम इसे रियल अकाउंट के थ्रू ट्रीट करें या फिर नॉमिनल अकाउंट के थ्रू ट्रीट करें, क्योंकि इसमें अलग अलग राइटर्स के अलग अलग एजम्पशंस हैं। कोई राइटर्स तो इसको पर्सनल अकाउंट मानता है और कोई इसको रियल अकाउंट मानता है, लेकिन दोनों के पीछे जो लॉजिक है उनकी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो इसको रियल मानता है वो क्या कहते हैं कि स्टॉक खरीदना, गुड्स खरीदना, स्टॉक खरीदना होता है। तो स्टॉक हमारे पास आता है,
तो इसलिए हम परचेज को डेबिट करते हैं। स्टॉक आया तो परचेज को डेबिट किया। ऐसे ही जब हमने सेल किया स्टॉक को, गुड्स को सेल किया तो स्टॉक गया, तो जाने वाले असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो रियल वाले का भी वही है कि परचेज को हम डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो नॉमिनल वाला है, जो नॉमिनल अकाउंट्स में ट्रीट करता है इनको, नॉमिनल मतलब इनको जो खर्चा और इनकम, एक्सपेंस और इनकम की तरीके से ट्रीट करता है। तो सिंपली हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। जब हमने परचेज किया तो वो कहते हैं कि हमने एक्सपेंस किया, खर्चा किया, तो हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट। ऐसे ही अगर हमने सेल किया तो हमें को क्या हुआ, इनकम, तो उस केस में सेल को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सिंपली चाहे आप इसको किसी भी रूल से कर लेना, लेकिन होना वही है। डेबिट जो होना है, परचेज को डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेज हमारे पास स्टॉक आता है या फिर खर्चा होता है तो दोनों ही वजह से डेबिट होगा। ऐसे सेल या तो इनकम होगी, सेल किया तो इनकम मानोगे, या फिर आप उसको स्टॉक आउटगोइंग मानोगे, तो दोनों ही वजह से क्रेडिट होगा। तो परचेज को आप डेबिट करेंगे और सेल को आप क्रेडिट करेंगे। तो देखिए एंट्री जो भी है, डेट आप यहाँ पर लिख दोगे। फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट डाल दिया, जो भी डेट होगा आप लिख दोगे, एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए मैंने बोला गुड्स परचेज, लेकिन मैंने यहाँ पर गुड्स को डेबिट नहीं किया, मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि गुड्स को खरीदना मेरा क्या होता है, परचेज। तो मैं कितना 10,000 रुपीज का। नरेशन, नरेशन क्या होता है, नरेशन किसी भी जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करना होता है कि कोई एंट्री हमने क्या किया है। तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, परचेज ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। देखिए सेकंड, मान लो मैंने सेकंड ट्रांजेक्शन बोली गुड्स सोल्ड, सॉरी मैं अभी इसी को गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम, इसको 5,000 कर लेता हूँ, 5,000 फ्रॉम राम। देखिए अगर सिंपली कुछ नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखा, सीधा लिखा हो गुड्स परचेज, तो हम इसको मानते हैं कैश में हमने परचेज किया है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम राम, किसी का नाम दिया हुआ है और कैश मेंशन नहीं किया हुआ है, नाम दिया हुआ है और कैश मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम उस केस में इसको क्या मानते हैं, क्रेडिट परचेज। लेकिन अगर ये कहता है गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम इन कैश, तो फिर ये कैश ही होता, तब हम इसको क्रेडिट नहीं मानते। ध्यान देना वर्ड्स पे, अगर ये इसके साथ इन कैश भी यूज करता तब ये क्या होता, हमारा कैश में मानते हैं हम इसको। तो ये एंट्री होती है, इस तरीके से एंट्री होती है परचेज अकाउंट टू कैश। लेकिन अब गुड्स परचेज किया राम से, तो कैश तो नहीं बोला हुआ, तो हम इसको क्या मानेंगे कि हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया है। तो क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, देखो सिंपली, अब इसमें कैश तो हमारे पास से गया नहीं है, परचेज किया, खर्च मतलब कि जो भी परचेज किया खर्चा हुआ, तो खर्चे को आप डेबिट करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज तो हम डेबिट करेंगे करेंगे, लेकिन हमारे पास से कैश नहीं गया, हमने राम से खरीदा, तो अब इसमें राम इन्वॉल्व है। राम हमारा कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है हमारा, राम पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट में हम गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि राम से हमने माल खरीदा तो हमारे पास माल आया, तो राम क्या है इस ट्रांजेक्शन गिवर, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रुपीज का, सॉरी इसमें 5,000 का मैंने ट्रांजेक्शन किया, 5,000 रुपीज का। क्लियर है। तो अब करेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹5,000। तो ये नरेशन क्या है, इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन देना है कि हमने क्या किस पर्पज से एंट्री करी है। अब देखिए सेल की एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000, बस यही है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000। तो कुछ नहीं बोला, कोई नाम नहीं है, तो क्या मानूंगा, कैश में सेल किया है, तो एंट्री। जब आप सेल करते हो तो आपके पास क्या आता है, पैसा आएगा, कैश आएगा, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया तो स्टॉक गया, तो जाने वाली चीज को मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, या फिर मेरी इनकम हुई तो इनकम को मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। और गुड्स से सेल किया है तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सेल वर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया मैंने, 20,000 का।
देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000, ये इसकी वैल्यूएशन होगी। फोर्थ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 टू अजय। अब मैंने गुड्स किसको बेचा है, अजय को, और कैश में नहीं बोला कि इन कैश, कैश बोलता तो ये एंट्री होती, कैश में टू सही। देखिए अब मैंने बोला कि मैंने गुड्स बेचा और अजय को बेचा, तो इसका मतलब मैंने उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, तो अजय को माल मिला, तो अजय को, अजय रिसीवर हो गया, तो अजय को क्या करूंगा मैं, डेबिट, अजय डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज मैंने क्या किया, अजय को सेल कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय ऑफ ₹10,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय ऑफ ₹10,000, क्लियर है। अच्छा जी, अब देखिए एक ट्रांजेक्शन, मैंने कहा फर्नीचर परचेज, ऑफ ₹50,000, मैंने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखो इसमें बोला मैंने गुड्स परचेज, तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट टू कैश, लेकिन मैंने इसमें बोला फर्नीचर परचेज, तो अब मैं परचेज वर्ड यूज नहीं करूंगा, फर्नीचर खरीदा मैंने, क्या मैंने गुड्स खरीदता तो मैं परचेज या सेल टर्म यूज करता, लेकिन अब मैंने खरीदा फर्नीचर जो कि मेरा क्या है, असेट्स, तो मेरे पास असेट्स आई और एक असेट्स गई, आने वाली असेट्स को डेबिट, जाने वाली असेट्स को क्रेडिट। मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, तो एंट्री होगी मेरे पास फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपीज। मैंने 50 रुपए का फर्नीचर बेच दिया, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹50,000, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹50,000। देखिए मैंने बोला मशीनरी सोल्ड, मेरे पास तो पुरानी मशीनरी पड़ी है वो मैंने बेच दी स्क्रैप में, मशीनरी सोल्ड टू अजय, सॉरी कुछ और नाम ले लेते हैं, मशीनरी सोल्ड टू विजय और ₹1 लाख। कोई भी मेरे पास 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, वो मैंने विजय को सेल कर दी। अब मैं इससे बोला नहीं मशीनरी सोल्ड इन कैश, कैश नहीं बोला, तो मैं क्या मानूंगा कि मैंने विजय को क्रेडिट में सेल किया है, मशीनरी सेल किया है, सेल नहीं किया, मशीनरी सेल किया है। सेल मतलब गुड्स बेचना और मशीनरी सेल करना मतलब असेट्स को बेचना। तो एंट्री क्या करेंगे आप, मशीनरी बेची विजय को, तो विजय अकाउंट डेबिट, विजय डेबिट टू मशीनरी, ₹1,00,000 का मैंने मशीनरी सेल कर दिया। तो मेरे हिसाब से आपने इसमें असेट्स को खरीदना, गुड्स को खरीदना, असेट्स को बेचना, गुड्स को बेचना, क्रेडिट में या कैश में, वो आपने समझ आ गया होगा आपको समझ अच्छे से। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश में मानते हैं हम, अगर नाम दिया हुआ है और इन कैश नहीं लिखा हुआ तो हम उसको क्रेडिट में मानते हैं। परचेज द सेल वर्ड हम केवल स्टॉक मतलब गुड्स के लिए यूज करते हैं, बाकी अदर देन कोई भी असेट्स हमने खरीदी है तो हम असेट्स को ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं, कोई असेट सेल करी हमने। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी पार्ट हम जो भी होगा एक बड़ा क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट में लिख के मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर मेरा एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9813282733। आप मेरे को सीधा कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, सीधा आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू।